we are back again with a very interesting chapter of your NCERT biology, that is control and coordination. कैंची को use कर रहे हो, the control that you have while using the scissor. We are going to talk about these types of control, more about physical control. So the brain is the central organ of our body and that brain sends various signals. वही signals हमारे सारे muscles, receptors सारे जगह पे जाके हमारे body के controlled and coordinated movement में help करता है. I hope this was clear for every one of you. हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल. आई एम योर बायोलॉजी एडुकेटर मधु मैम, मधुपर्णा मैम, जो भी आप मुझे कहना चाहते हो वो. And we are back again with a very interesting chapter of your NCERT biology, that is control and coordination. बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, जल्दी से देख लेंगे, सब सारे पॉइंट्स कवर करेंगे हम. We will be learning about both the neural and the hormonal regulation and control that happens in our body. Along with that हम उसके साथ साथ plants के control and coordination को भी देखेंगे. So this will be a class where we are covering the animals as well as the plant control and coordination. So with that let's begin. मैं चाहती हूँ सारे बच्चे अपने NCERT निकाल के बैठ जाए, अपने notebooks लेके पेन हाथ में लेके बैठ जाए, because we are going to mark a lot of things, we are going to make a lot of notes. So with that let's begin. Now can any of you tell me, कोई भी बच्चा कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, what do you understand by control and coordination? कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने वश में करना. इन प्लेन हिंदी, शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं वश में करना. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वश में करना मैम? डू यू मीन कंट्रोलिंग समबडी बाय यू नो लाइक हिप्नोटाइजिंग देम? जैसे अभी एक मूवी आई है, बहुत बच्चों ने शायद देखा भी है. आई गेस यू गाइज आर वेरी लाइक जेनजीज जितने भी होते हैं सब लोग बहुत ही अवेयर होते हैं अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो देयर इज अ मूवी दैट हैज कम विच इज कॉल्ड ऑब्सेशन. तो अब वहाँ पे भी कंट्रोल दिखाते हैं, बट वो कंट्रोल कुछ अलग तरीके का कंट्रोल होता है. वैसे कंट्रोल के बारे में हम आज नहीं पढ़ने वाले. आप गिरने से बच रहे हो, दिस कंट्रोल ऑन योर बॉडी. आप किसी भी सपोज कैंची को यूज कर रहे हो, the control that you have while using the scissor. We are going to talk about these types of control, more about physical control. So what do you understand? The whole process of the brain analyzing a situation and sending related information to a muscle for required action is a part of the control and coordination mechanism of our body. आप पूछोगे मैम ये क्या बोल रहा है, ये पैराग्राफ में क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो एक बेसबॉल प्लेयर है, वो क्या कर रहे हैं? ही इज ट्राइंग टू कैच द बॉल. जैसे डोरेमोन में, निंजा हथौड़ी में वो सब बेसबॉल खेलते थे, करेक्ट? तो वहां पे नोबिता को बॉल लाने के लिए भेजते थे वो लोग. नोबिता को हमेशा बोलते थे अरे उस घर में बॉल घुस गया है, जाके लेके आ. तो नोबिता क्या करता था? वो जाके बॉल को पकड़ के लेके आता था. नाउ सपोज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप मेरी तरफ कुछ फेंक रहे हो. आई विल जंप टूवर्ड्स इट एंड आई विल ट्राई टू कैच दैट थिंग, करेक्ट? आप मेरे ऊपर अगर बॉल फेंकते हो, आई विल गो एंड ट्राई टू कैच दैट बॉल. मेरी जो बॉडी का ये कंट्रोल है एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ माई लेग, माई हैंड्स, माई एंटायर बॉडी, मैं जंप कर रही हूँ, इसमें बहुत सारे मसल्स साथ में काम कर रहे हैं. माई हैंड मसल्स, फीट मसल्स, लेग मसल्स, थाई मसल्स, मेनी थिंग्स. सो एंटायर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इट्स अ वेरी what do you call it, related process. ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं. And who plays the major role in this? Your brain. Your brain is the main what do you call it, your brain is the main place. वो ऐसा एक मतलब राजा होता है हमारे पूरे बॉडी का, जो सारे what do you call it, मंत्रियों को बताता है कि हाँ तुम जाके ये कर दो, तुम जाके वो कर दो. सो द ब्रेन इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड दैट ब्रेन सेंड्स वेरियस सिग्नल्स. वही सिग्नल्स हमारे सारे मसल्स, रिसेप्टर्स सारे जगह पे जाके हमारे बॉडी के कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में हेल्प करता है. आई होप दिस वाज क्लियर फॉर एवरी वन ऑफ यू. अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरीके के होते हैं हमारे बॉडी में. वी हैव न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वी हैव केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. जब आप 11th में जाओगे, इन योर 11th NCERT, ये और भी अच्छे से दिया गया है और भी बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया गया है. नाउ when we are talking about the neural control and coordination, we will be talking about what? We will be talking about our brain and our spinal cord, correct? लेकिन जब हम हार्मोनल कंट्रोल की बात करते हैं, मतलब केमिकल कंट्रोल की बात करते हैं, तो वो होते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से, वो होते हैं हमारे हार्मोन्स से, करेक्ट? हार्मोन्स जैसे एग्जांपल्स मैम, हार्मोन्स मतलब आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन,
टेस्टोस्टेरॉन, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स के नाम आपको पता होंगे, इंसुलिन, ये सारे बहुत सारे हार्मोन्स हैं हमारे बॉडी में, थायरॉक्सिन, तो बहुत सारे हार्मोन्स है, बहुत सारे ग्लैंड्स है, इनके थ्रू जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी में होता है उसको हम बोलते हैं हार्मोनल कंट्रोल और उसको हम बोलते हैं केमिकल कंट्रोल। करेक्ट। अब डिफरेंस क्या है मैम इन दोनों में, कैसे न्यूरल कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल डिफरेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है दैट इज न्यूरल कंट्रोल इज रैपिड, इट्स वेरी फास्ट, बहुत जल्दी हो जाता है। ये मैं ऐसे चुटकी बजा रही हूँ, ऐसे मैं आई एम डूइंग दिस इज ऑल्सो बिकॉज माई माइंड एंड माई हैंड आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर, ये भी न्यूरल कंट्रोल की वजह से ही हो रहा है एंड इट्स वेरी रैपिड, इट्स वेरी फास्ट। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हार्मोनल कंट्रोल्स, वो उतने फास्ट नहीं होते, दे आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग, वो बहुत दिन तक रहते हैं उनके इफेक्ट, बट वो इतने फास्ट नहीं होते, इतने झटाक से चीजें नहीं कर सकते, फटाक से चीजें नहीं कर सकते जैसे कि हमारे नर्व्स कर सकते हैं, जैसे कि न्यूरल कंट्रोल होता है। न्यूरल कंट्रोल वेरी फास्ट, वेरी रैपिड एंड इट लास्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लास्ट करता है, लेकिन हार्मोनल कंट्रोल बहुत लॉन्ग टाइम के लिए लास्ट करता है बट उतना रैपिड नहीं है। नाउ कमिंग टू द मेजर डिफरेंस, सो आई हैव मेड अ चार्ट, यहाँ पे एक चार्ट है जहाँ पे आपको हार्मोनल एंड नर्वस सिस्टम के जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होते हैं उन दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा। नंबर वन, द नर्वस सिस्टम इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, हार्मोनल सिस्टम मेड अप ऑफ सिक्रीटरी सेल्स। वेरी गुड। फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? नर्वस में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जाते हैं, हार्मोनल में केमिकल इंपल्सेस जाते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? वी विल बी लर्निंग अबाउट इट। हार्मोन्स आर बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है, वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं, ब्लड में मिक्स हो जाते हैं एंड दे आर ट्रैवलिंग थ्रू द ब्लड। करेक्ट। फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन पाथवे कैसे होता है? नर्व फाइबर से जाता है। अगर हम न्यूरल कंट्रोल की बात करते हैं तो नर्व फाइबर्स होते हैं, आपके एक्सॉन्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, इनके थ्रू नर्वस सिस्टम का इंपल्स ट्रैवल करता है, नर्वस सिस्टम का ट्रांसमिशन होता है। करेक्ट। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्मोनल सिस्टम, यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा के थ्रू जाता है। मैंने ऑलरेडी बताया है हार्मोन्स ब्लड में रिलीज होते हैं, वहां पे जाके वो घुल मिल जाते हैं ब्लड के साथ एंड थ्रू द ब्लड इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। वेरी गुड। स्पीड, नर्वस सिस्टम रैपिड एंड फास्ट, वेरी रैपिड एंड फास्ट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्मोनल सिस्टम ये स्लो होता है। करेक्ट। ड्यूरेशन मैम ने ऑलरेडी बताया था, ये दो जो पॉइंट्स है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टार मार्क करके रख दो, ये दो पॉइंट्स मेनली आपको लिखने हैं अगर क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा जाए। स्पीड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे ड्यूरेशन क्या होता है? ड्यूरेशन इज वेरी शॉर्ट टर्म, बहुत कम टाइम के लिए रहता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं अबाउट द हार्मोनल सिस्टम यहाँ पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। करेक्ट। रेस्पॉन्स नर्वस सिस्टम का लोकलाइज्ड, मतलब ये देखो ब्लड के थ्रू ट्रैवल नहीं कर रहा है, आपके बॉडी में बहुत सारे सेक्शंस हैं, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, हर एक बॉडी के पार्ट में अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स रहते हैं। करेक्ट। तो इसीलिए आपके एक टाइप के न्यूरॉन दूसरे टाइप के न्यूरॉन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। मतलब सपोज मेरे हैंड के न्यूरॉन्स, करेक्ट, इनको क्या करना है, अगर मेरे ब्रेन ने कुछ सिग्नल भेजा है तो वो सिर्फ मेरे हाथ को ही भेजा है, अब मेरे हैंड के नर्व्स काम करेंगे हैंड को कंट्रोल करने के लिए, मेरा ब्रेन अभी मेरे पैर को कंट्रोल नहीं कर रहा है। अगर ब्रेन से सिग्नल जाता है दोनों को कंट्रोल करने का, तब दोनों कंट्रोल हो रहे हैं। तो यूजुअली नर्वस सिस्टम का जो भी व्हाट डू यू कॉल इट, नर्वस सिस्टम का जो भी एक्शन होता है वो लोकलाइज्ड होता है, लेकिन हॉर्मोन्स क्या करते हैं? वो ब्लड के साथ घुल मिल जाते हैं एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड एवरीवेयर इन द बॉडी। बिकॉज वो ब्लड के साथ घुल मिल जाते हैं इसीलिए दे आर वाइड स्प्रेड। यहाँ से आपका एक ब्रेन में एक छोटा सा पार्ट है हाइपोथैलेमस, वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है, वो हार्मोन आपके पूरे बॉडी में काम कर सकता है, मतलब इधर से इधर तक ट्रैवल करता है। कैसे? थ्रू द ब्लड। तो इनका जो इफेक्ट है वो लोकलाइज नहीं है, इनका इफेक्ट वाइड स्प्रेड है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द न्यूरल एंड द हार्मोनल कंट्रोल। नाउ अब कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज बेसिक टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर डेफिनेशंस एंड अलोंग विद दैट यहाँ से अगर आप ये सीख लोगे तो आपको नर्वस सिस्टम के टर्म्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। 11th में बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, तो इसीलिए अभी से अच्छे से देख लो। व्हाट इज अ स्टिम्युलस? एनी चेंज, फैक्टर और एजेंट दैट कॉजेज अ चेंज इन द एक्टिविटी और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इजी वे में समझते हैं, ये तो डेफिनेशन हो गया। इजी वे मतलब सपोज आपके सामने एक कैंडल रखा है, ठीक है, कैंडल इज बर्निंग, यहाँ पे एक कैंडल रखा है, दिस इज अ कैंडल, ठीक है। अब कैंडल का एक फ्लेम है, कैंडल का एक फ्लेम है, करेक्ट। अब वो फ्लेम क्या हो रहा है? वो फ्लेम बर्न कर रहा है। अब
जो फ्लेम बर्न कर रहा है इसके ऊपर अगर आप एक उंगली रख दोगे, इफ यू ट्राई टू कीप योर फिंगर, ये सपोज आपका फिंगर है, अगर आप उंगली रखते हो उसके ऊपर, इफ यू आर ट्राइंग टू कीप योर फिंगर ऑन टॉप ऑफ इट, क्या होगा? आपके हाथ को गर्मी लगेगी, आपके हाथ को वो हीट फील होगा, आपके फिंगर को वो हीट फील होगा, आप इमीडिएटली क्या करोगे? फिंगर को हटा दोगे। क्यों हटा दोगे? वाई विल यू रिमूव इट? यू विल रिमूव इट बिकॉज ये बर्निंग कैंडल जो है, दिस इज अ स्टिम्यूलस, दिस इज एन एक्सटर्नल स्टिम्यूलस. व्हाट इज इट? इट इज अ चेंज, इट इज समथिंग, it is an agent or a factor that causes a change in the activity of the organism. मेरी एक्टिविटी में चेंज हुआ, मैंने हाथ हटा लिया, मैंने उंगली हटा लिया. क्यों हटा लिया? बिकॉज एक चेंज फैक्टर और एजेंट प्रेजेंट था जिसने मुझे फोर्स किया कि अरे हटा दे इसको यार, उंगली जल जाएगी तेरी. सो दैट इज अ स्टिम्यूलस, समथिंग दैट स्टिम्युलेट्स यू, समथिंग दैट फोर्सेस यू टू डू समथिंग. करेक्ट? अगर हम रिसेप्टर्स की बात करते हैं, रिसेप्टर्स कौन होते हैं? सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स दैट रिसीव द स्टिम्यूलस. अब आपके फिंगर पे गर्मी लग रही है, इसीलिए आप फिंगर को हटा रहे हो, तो फिंगर को हम रिसेप्टर बोलते हैं. फिंगर के ऊपर बहुत सारे सेल्स होते हैं, रिसेप्टर सेल्स. रिसेप्टर मतलब रिसीव करना, तो आपके स्टिम्यूलस को रिसीव करता है रिसेप्टर. गेट दिस वेरी क्लियर. स्टिम्यूलस जनरेट होता है, उसको रिसीव करने का काम होता है रिसेप्टर का. करेक्ट? नेक्स्ट आता है इफेक्टर्स. टिश्यूज, ग्लैंड्स और मसल्स दैट एक्ट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिम्यूलर. अब इफेक्टर मसल्स कौन से होते हैं? रिसेप्टर पे आया, रिसेप्टर पे आपको फील हुआ. फिर इफेक्टर मसल्स वो होते हैं जो कि सिग्नल भेजते कि हाँ भाई हटा ले इसको, फाइनली मूव इट. सो इफेक्टर मसल्स आर द टिश्यूज, ग्लैंड्स और मसल्स दैट एक्ट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिम्यूलस. स्टिम्यूलस की वजह से आप जो रिस्पॉन्स करोगे, आइदर आप स्टिम्यूलस की वजह से दूर चले जाओगे, पास आओगे, सो जाओगे, जो भी करोगे, एनी एक्शन दैट यू डू बिकॉज ऑफ द स्टिम्यूलस, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टर. वो इफेक्टर मसल या इफेक्टर ग्लैंड के थ्रू जनरेट होता है. फाइनली कमिंग टू रिस्पॉन्स, द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स द स्टिम्यूलस. ये जो आपने हाथ हटाया, हाँ आपने जो हाथ हटाया, दिस वॉज योर रिएक्शन टू इट. तो यहाँ पे क्या हुआ? एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया? आपको गर्मी लग रही थी, आपने गलती से उंगली रख दिया बर्निंग कैंडल के ऊपर. अभी आपको हीट फील हुआ तो आपने बोला अरे उंगली जल जाएगी, लेट मी रिमूव इट. सिर्फ इतना किया आपने. इसके बीच में इतनी सारी चीजें हो गई, स्टिम्यूलस, रिसेप्टर, इफेक्टर, रिएक्शन, इतनी सारे स्टेप्स, इतनी सारी चीजें हो गई. सो कैन यू अंडरस्टैंड, कैन यू इमेजिन हाउ फास्ट द नर्वस सिस्टम इज? बहुत ही रैपिड होता है, बहुत ही फास्ट होता है. करेक्ट? अब रिसेप्टर्स के बहुत सारे टाइप होते हैं. फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं. तो लेट्स सी. फोटो रिसेप्टर्स का मतलब होता है वो लाइट को एज ए स्टिम्यूलस ट्रीट करते हैं. लाइट इज देयर स्टिम्यूलस. सेंस ऑर्गन कौन सा होता है? आईज. सेंस ऑर्गन इज द आई. रिसेप्टर आर फोटो रिसेप्टर्स एंड द स्टिम्यूलस फॉर फोटो रिसेप्टर इज द लाइट. वैसे ही अगर हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की बात करते हैं, ऑल्फैक्टरी मतलब होता है आपके what do you call it, सूंघने की शक्ति. So if you can smell something, how fast can you smell something, how good your smelling capability is, that depends on your olfactory receptors. So olfactory receptors, इनके sense organs होते हैं nose, stimulus होता है smell. When we come to gustatory receptors, gustatory receptors में क्या होता है? आपका tongue जो है, your tongue is the sense organ and जो आप टेस्ट कर सकते हो कि हाँ ये खाना इसमें थोड़ा नमक कम है, ये वाला खाना इसमें बहुत शुगर ज़्यादा है, ये बहुत तीखा है, ये बहुत मीठा है, ये सब कुछ आप क्यों कर पा रहे हो? यू आर एबल टू डू इट बिकॉज यू हैव गस्टेटरी रिसेप्टर्स. इनके लिए सेंस ऑर्गन होते हैं टंग. नाउ वन मोर क्वेश्चन कम्स. आप पूछोगे कि मैम जब हमें सर्दी लगती है, जब हमें फ्लू होता है, कोल्ड होता है, तो हम चीज़ों को टेस्ट क्यों नहीं कर पाते? वाई आर वी नॉट एबल टू टेस्ट द फूड? वी आर नॉट एबल टू टेस्ट द फूड बिकॉज ये जो ऑल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी रिसेप्टर्स है, दे वर्क टुगेदर. ये साथ साथ चलते हैं, ये साथ में काम करते हैं. अगर आप किसी चीज़ को स्मेल नहीं कर पाओगे, अगर आप किसी खाने को स्मेल नहीं कर पाओगे, आप उसको टेस्ट भी नहीं कर पाओगे. डू यू नो दैट? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. अगर आप किसी चीज़ को सूंघ के स्मेल नहीं ले पा रहे हो तो आप उसको खा भी नहीं पाओगे. वाई विल यू नॉट बी एबल टू डू इट? अब जब आपको कोल्ड होता है तो ऐसा क्यों होता है मैम कि हमें उसका
टेस्ट ही नहीं आ रहा है, बहुत गंदा सा खाना लग रहा है, दैट इज बिकॉज आपका नोज जो है वो ब्लॉक्ड रहता है. योर नोज इज ब्लॉक्ड व्हेन यू हैव अ कोल्ड, म्यूकस भरा रहता है आपके नोज में, बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट एबल टू स्मेल द फूड. अब अगर आपको स्मेल नहीं मिलेगा तो आपको टेस्ट भी नहीं मिलेगा, बिकॉज वो साथ साथ चलते हैं. सो दैट इज द रीजन. कमिंग टू ऑडिटरी रिसेप्टर्स. ऑडिटरी रिसेप्टर्स क्या होता है? दीज आर रिसेप्टर्स विच हेल्प यू टू हियर द साउंड. सेंस ऑर्गन कौन है? ईयर, एंड द स्टिम्युलस इज द साउंड. फाइनली थर्मो रिसेप्टर्स. थर्मो का मतलब होता है व्हाट डू यू कॉल, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, हीट और कोल्ड, कितना हॉट है कितना कोल्ड है. ये सब कुछ रिसीव करने के लिए, इस स्टिम्युलस को रिसीव करने के लिए आपको कौन से सेंस ऑर्गन की जरूरत है? ऑब्वियस सी बात है, यू विल नीड द स्किन. सो दैट बिकम्स योर कंप्लीट सेंसरी ऑर्गन्स. अलॉन्ग विद दैट व्हाट इज द स्टिम्युलस एंड व्हाट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स वर्क इन द बॉडी. क्लियर? अच्छे से देख लो इसको. मैं हट जाती हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले लो बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ कमिंग टू द नर्वस सिस्टम. अब अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, व्हाट आर नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ? ऑब्वियसली यू विल से नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ अ न्यूरॉन. करेक्ट, न्यूरॉन से बनता है, नेफ्रॉन से नहीं. नेफ्रॉन किडनी में है, न्यूरॉन नर्व्स में है. मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमने देखा था कि नेफ्रॉन्स क्या होते हैं. यहाँ पे हम नेफ्रॉन्स नहीं न्यूरॉन्स की बात करेंगे. फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ किडनी इज अ नेफ्रॉन. फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ नर्व इज अ न्यूरॉन. Correct? Nervous system is responsible for control and coordination in the human body using electrical impulses. Yes, obvious सी बात है. अब आपको next question पूछा जाएगा कि मैम what are the parts of the nervous system? Parts of the nervous system अगर हम देखें तो वहां पे सिर्फ दो ही चीजें हैं. Nervous system just has two parts. What are those? Number one, it has this brain. Number two, it has the spinal cord. Correct? Nervous system के दो parts होते हैं. अब ये जो नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स होते हैं मैम, जो हमारे नर्व्स होते हैं, जो नर्व सेल होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यूरॉन, ऐसा कुछ दिखता है एक न्यूरॉन. करेक्ट? अब यहाँ पे ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ड्रॉ करके भी आना है. सो मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग दिस. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्लेस, दिस स्ट्रक्चर, दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड द सोमा. ये पूरा पार्ट, दिस इज द सेल बॉडी, इट इज कॉल्ड द सोमा. सोमा का मतलब होता है सेल बॉडी, सेल बॉडी. करेक्ट? इसीलिए सोमैटिक सेल्स बोलते हैं क्योंकि बॉडी के सेल्स होते हैं. सोमा मतलब बॉडी. नाउ दिस थिंग इज द न्यूक्लियस. ऑब्वियस सी बात है, ये जो टहनियों की तरह दिख रहा है आपको, these branches that are coming out of the cell body, they are actually called the dendrites. They are actually called the dendrites. इनका काम क्या होता है? इम्पल्स को रिसीव करना. इनका काम होता है इम्पल्स को रिसीव करना. नेक्स्ट वी हैव द एक्सॉन, which is the body of the nerve. This is the axon. एक लंबा ऐसा स्ट्रक्चर होता है. This is the axon and it is protected. It is protected by these block. It is protected by these blocks and these are called the myelin sheaths. ये जो myelin sheaths होते हैं, ये क्या करते हैं? इनको प्रोटेक्ट करते हैं. Along with that क्या रहता है? Schwann cell, जिनको हम ग्लायल सेल्स भी बोलते हैं या फिर ग्लियल सेल्स भी बोलते हैं. सो दीज आर प्रेजेंट ऑन द एक्सॉन्स एंड इनका काम होता है प्रोटेक्ट करना. मतलब एक पाइप है, उसके ऊपर आपने कुछ चीजें लगा दी है. ठीक है? सो दैट बिकम्स व्हाट? दैट बिकम्स योर प्रोटेक्शन. सो इस पाइप के ऊपर भी प्रोटेक्शन करने के लिए माइलिन शीथ एंड स्वान सेल्स आर प्रेजेंट. अलॉन्ग विद दैट दोनों शीट्स के बीच में, दोनों सेल्स के बीच में आपको एक गैप दिखेगा. दिस गैप, this gap is actually called the node of Ranvier. वो जो गैप होता है in between, that is actually called the node of Ranvier and इसके वजह से बहुत फास्ट ट्रैवल होता है. मतलब ऐसे जंप करके जाते हैं, जंप करके जाते हैं. करेक्ट? सो दैट इज वाई द नोड ऑफ Ranvier is present. And finally at the end we have these axon terminals. Axon terminals क्यों important है? We will look at it. Axon terminals इसीलिए important है क्योंकि वो end, एक्सॉन का एंड होता है. पूरा इम्पल्स वो लेके आते हैं. डेंड्राइट से एक इम्पल्स आया, उसको पूरे बॉडी में कंटिन्यू करवाया. फाइनली इट रीचेस टू द एक्सॉन एंडिंग्स और द एक्सॉन टर्मिनल्स. वहां से फिर से वो रिलीज होता है एंड दूसरे नर्व, इसके साथ जो नेक्स्ट नर्व कनेक्टेड है, उसके डेंड्राइट्स इस सिग्नल को पकड़ते हैं एंड फाइनली द साइकिल कंटिन्यूज. आई होप दैट इज क्लियर. पहले एक नर्व इम्पल्स आया, उसको डेंड्राइट ने प्रोसेस किया, भेजा थ्रू द एक्सॉन. फाइनली इट कम्स टू द एक्सॉन एंडिंग्स और द टर्मिनल्स. यहाँ से क्या होता है? यहाँ से दूसरे डेंड्राइट, दूसरे नर्व के पास मैं फिर से चीज को भेज रही हूँ, फिर से इम्पल्स को भेज रही हूँ. करेक्ट?
अब ये जो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं। कैसे वेसिकल्स मैम? छोटे छोटे सैक्स होते हैं जिनमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइनैप्स या फिर साइनैप्टिक वेसिकल्स। वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम, उससे हम समझेंगे। नाउ कमिंग टू व्हाट आर ग्लायल सेल्स, जैसे मैंने कहा था ग्लायल सेल्स आर सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द नर्व टिश्यू। सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, करेक्ट। दे नरिश, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, नरिश करने के लिए सर्टेन सेल्स रहते हैं जिनको बोलते हैं ग्लायल सेल्स। फॉर्म एन इंसुलेटिंग माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन इन द CNS, पार्टिसिपेटिंग इन हीलिंग प्रोसेस आफ्टर ब्रेन इंजरी। तो इनका पूरा काम होता है सपोर्ट देना, व्हाट डू यू कॉल इट, सपोर्ट देते हैं, नरिश करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो इनका काम ऐसा ही होता है। थिंक ऑफ देम एज द नर्स। इनको आप नर्स की तरह सोच सकते हो। दीज आर द नर्स सेल्स। इनको आप नर्स की तरह सोच सकते हो, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है, टेक केयर करता है, अलॉन्ग विद दैट नरिशमेंट भी देता है। नाउ जैसे मैंने कहा था नर्वस सिस्टम को हम फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट आर दोस टू पार्ट्स मैम? CNS, PNS। बहुत कॉमन वर्ड्स है, आपने सुना होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको दो पार्ट्स दिखते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, करेक्ट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको नर्व्स दिखेंगे, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम होता है चीजों को कलेक्ट करना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होता है चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना। अंडरस्टैंड दिस वेरी नाइसली। CNS का काम क्या होता है? इंपल्सेस को लेना अपने पास, प्रोसेस करना, प्रोसेस करके भेजना भी तो पड़ेगा, प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट भी तो करेंगे। वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, करेक्ट। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम takes the information, peripheral nervous system relays the information और distributes the information, correct। अब CNS के दो parts होते हैं, brain and spinal cord। Now brain and spinal cord they are very, what do you call it, ये बहुत ही ज़्यादा sensitive organs होते हैं, correct। These are very sensitive organs, तो इसीलिए हमें उनको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है मैम, जो भी सेंसिटिव चीज़ें हैं हम उन सबको प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा? यहाँ पे मैं आपको ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्शन के बारे में बताऊंगी। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए तीन चीजें प्रेजेंट है। नंबर 1 इज द क्रैनियम, नंबर 2 आर द मेनिंजेस, नंबर 3 इज द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो दो चीजें लगती हैं। 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, वर्टिब्रल कॉलम, मेनिंजेस एंड अलॉन्ग विद दैट द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्शन में दो पॉइंट्स कॉमन रहते हैं। नंबर 1 इज द मेनिंजेस, नंबर 2 इज द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और योर CSF, करेक्ट। ये दोनों चीजें दोनों ही, मतलब ये दो चीजें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड दोनों में रहती है। नाउ द डिफरेंस इज ब्रेन में आपको क्रैनियम मिलता है, स्कल के ऊपर टफ बोन्स रहते हैं जिसको हम क्रैनियम बोलते हैं। द स्कल इज कॉल्ड क्रैनियम, ठीक है। तो ये क्रैनियम क्या करता है? बोनी आउटर केसिंग, रिजिड प्रोटेक्शन, एक बॉक्स की तरह होता है। इतना ज़्यादा वो होता है, स्ट्रॉन्ग होता है कि आप उसको तोड़ के ब्रेन तक पहुंच नहीं पाओगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा स्कल को तोड़ने के लिए। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊंगी, आई होप नो कोई भी बच्चा हंसेगा नहीं मेरे ऊपर, ठीक है। तो मैं बचपन में, मैं जब स्कूल में थी क्लास 9th या 10th में, तब मैं टिफ़िन टाइम में, ब्रेक टाइम में हमारे स्कूल में हम ऐसे नीचे बैठे रहते थे। मतलब बहुत सारे ट्रीज थे मेरे स्कूल में एंड उसके नीचे ना ऐसे व्हाट डू यू कॉल इट, ऐसे छोटे छोटे बेंचेस थे। अब बेंचेस पे हम बैठते थे, तो मैं बेंच पे बैठ के टिफ़िन खा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ। अचानक से मुझे कुछ फील हुआ कि कुछ आके गिरा मेरे सर के ऊपर एंड मेरे कान बंद हो गए और मेरा फेस पूरा रेड होने लगा, ठीक है। अब मैं कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ, ये हुआ क्या है। अब मेरे सारे दोस्त, मैं कुछ सुन नहीं पा रही हूँ, एक ऐसा सुन सा हो गया, ठीक है। आई कांट हियर एनीथिंग। अब मैं अभी भी प्रोसेस करने का ट्राई कर रही हूँ, ये हुआ क्या यार। और मैं देख रही हूँ सारे दोस्त भाग रहे, इधर से उधर कर रहे। मैंने सोचा क्या हो गया यार, व्हाट इज दिस, कुछ एपोकैलिप्स हो गया क्या है यार, अभी भागना है, क्या हुआ है। देन सडनली मेरी एक दोस्त वो मुझे ऐसे पुश करती है और बोलती है, अरे क्राई प्लीज, रोने लग जा, तेरे ऊपर नारियल गिरा है। आई वॉज लाइक व्हाट। मैं तब भी प्रोसेस नहीं कर पाई कि मेरे सर के ऊपर नारियल गिर गया है। तो मैं जिस ट्री के नीचे बैठी थी वो एक नारियल ट्री था। नारियल वहां से टूट के मेरे सर के ऊपर गिरा है, वहां से बाउंस करके फिर वो नीचे जा चुका है। इमेजिन, एक बहुत बड़ा नारियल मेरे सर के ऊपर गिर गया है। अब मेरा स्कल, अगर मेरे पास सपोज स्कल होता ही नहीं, अगर मेरे पास क्रैनियम ही नहीं होता,
तो वो नारियल डायरेक्ट मेरे ब्रेन को अफेक्ट कर देता। अब अगर ब्रेन को अफेक्ट कर देता तो फिर मेरी पूरी बॉडी ही खराब हो जाती, मैं मर जाती, क्योंकि मेरी बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो हो ही नहीं पाता, मैं पैरालाइज्ड हो जाती। इसलिए ब्रेन पे चोट लगता है, सर के बल गिरते हो तो आपको पैरालाइज्ड होने के चांसेस है, क्योंकि ब्रेन भाई सब कुछ कंट्रोल करता है, आपका हाथ, आपका पैर, आपका बोलना, आपका आंखें, आपकी एवरीथिंग। तो ये जो मेरी स्कल थी उसने मुझे बचा लिया। अब सोचो, ऑब्वियसली स्कल ऐसे एक्सपैंड हो गया था, जैसे शिनचैन की मम्मी जब उसको मारती है तो सर पे ऐसे एक आलू बन जाता है, वैसा ही एक आलू मेरे सर पे भी हो गया था। अब डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप एक सिटी स्कैन करवा लो। अब मैं सिटी स्कैन करवाने गई, तब सिटी स्कैन में सब कुछ सही था कि हाँ एवरीथिंग इज फाइन। डॉक्टर ने मुझे बताया आपका स्कल बहुत स्ट्रांग है। मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लिया कि हाँ यार मेरा स्कल तो बहुत स्ट्रांग है, ऑब्वियसली स्कल इज वेरी स्ट्रांग। स्कल अगर स्ट्रांग नहीं होता, वो अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, अगर क्रेनियम स्ट्रांग नहीं होता गाइज, तो आज मधु मैम यहाँ पे आके आपको पढ़ा नहीं पाती, मधु मैम वुड हैव बीन डेड, करेक्ट। तो इसीलिए ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल और क्रेनियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है आपके मेनिंजेस। मेनिंजेस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? मेनिंजेस आर एक्चुअली, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस, करेक्ट। ये स्कल के नीचे रहते हैं एंड यहाँ से ये प्रोटेक्ट करते हैं आपके ब्रेन को। So 3 protective membranes, dura mater, arachnoid and pia mater, outer, middle and inner layers होते हैं। फिर आते हैं आपके CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है शॉक को अब्जॉर्ब करना, फ्रिक्शन से बचाना। जैसे आपके नी में, आपके नी जॉइंट में, आपका नी जॉइंट ऐसा है, वो हमेशा ऐसे ऐसे घूमता रहता है, तो नी जॉइंट में भी क्या प्रेजेंट होता है? एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड। उसका काम क्या होता है? नी जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड का काम होता है कि वो आपको फ्रिक्शन से बचाए, क्योंकि 2 बोन्स अगर ऐसे हैं और वो ऐसे ऐसे घिस रहे दोनों एक दूसरे के साथ और बीच में कुछ ऑयली लेयर नहीं है, तो क्या होगा? फ्रिक्शन की वजह से वो हियर एंड टियर हो जाएगा। उसको बंद करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ब्रेन में भी CSF रहता है। नंबर 1 शॉक अब्जॉर्ब करता है, नंबर 2 प्रोवाइड्स नरिशमेंट एंड कुशनिंग फ्लूइड, मतलब फ्रिक्शन से भी बचाता है। अलॉन्ग विद दैट शॉक भी अब्जॉर्ब करता है। अगर सर के बल लग जाता है, जैसे मेरे सर पे जो नारियल गिरा था, वो जब गिरा था मेरे ऊपर, मेरे CSF ने भी उसको शॉक अब्जॉर्ब कर लिया था ताकि ब्रेन तक कुछ पहुंच ना पाए, करेक्ट। सिमिलर थिंग्स हैपन इन स्पाइनल कॉर्ड एज वेल। स्पाइनल कॉर्ड के पास क्रेनियम नहीं होता है, लेकिन उसके पास क्या रहता है? वर्टिब्रल कॉलम। योर बैकबोन और योर स्पाइनल कॉर्ड इज एक्चुअली प्रोटेक्टेड बाय अ केसिंग विच इज कॉल्ड अ वर्टिब्रल कॉलम। नाउ यहाँ पे भी मेनिंजेस रहता है, सेम 3 membranes, dura mater, arachnoid, pia mater, and finally we have the CSF, which again same role, it will help as a cushion, it will play a role as a cushion, along with that shock absorb भी करेगा। अब coming to the meninges, the brain and spinal cord are surrounded by 3 protective covering layers। 3 protective covering layers होते हैं जिनको हम meninges बोलते हैं। outer layer is the skull, skull के अंदर रहता है arachnoid, फिर उसके अंदर रहता है first रहता है dura mater, this is the number 1, ये skull है, ये आपका cranium है, this is the cranium। क्रेनियम के नीचे क्या रहता है? क्रेनियम के नीचे आपका रहता है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के नीचे क्या रहता है? वी हैव द आर्कनॉइड मैटर, दिस इज द सेकंड लेयर। थर्ड लेयर इज द पिया मैटर। थर्ड लेयर जो रहता है वो रहता है पिया मैटर, करेक्ट। सो क्रेनियम के नीचे आते हैं आपके ड्यूरा मैटर, फिर आर्कनॉइड, फिर पिया मैटर। अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात करते हैं। प्रेजेंट इन बिटवीन द मेनिंजेस, ये जो आपने मेनिंजेस देखा 1 2 3, सपोज दीज आर द लेयर्स, दिस इज द पिया मैटर, दिस इज द आर्कनॉइड, दिस इज द ड्यूरा मैटर। अब इनके बीच में रहता है गाइज, इनके बीच में यहाँ पे इन बिटवीन दिस लेयर्स, ठीक है, इनके बीच में एक फ्लूइड रहता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। काम एब्जॉर्ब शॉक्स एंड जर्क्स को अब्जॉर्ब करते हैं, keeps the CNS moist, supplies food and oxygen to different parts of the CNS. These are the 3 things, these are the 3 works or functions that the CSF does, that the cerebrospinal fluid does. Now coming to the brain, brain is the main coordinating center of the body. Obvious सी बात है, बहुत बार मैम ने बता दिया है, brain is the central part of your body, CNS का पार्ट होता है and brain बाप होता है बॉडी का। सारी चीजें, आपके बॉडी को घर समझ लो, आपके घर में जैसे आपकी पापा की चलती है, पापा इज द मैन ऑफ द हाउस, पापा जो बोलेंगे घर में वो होगा। सिमिलरली ब्रेन का घर हमारा बॉडी है एंड ब्रेन के घर में ब्रेन जो बोलता है वही होता है, करेक्ट। सो ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। ह्यूमन ब्रेन इज मोस्ट डेवलप्ड एंड मोस्ट एडवांस्ड इन ऑल द एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स है, ह्यूमंस का ब्रेन सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। ब्रेन कंस्टिट्यूट्स 2% ऑफ द इंटायर बॉडी वेट। अगर आपका बॉडी वेट जो भी आपका बॉडी वेट, प्लीज डोंट रिवील इट इन द कमेंट सेक्शन, मैं नहीं चाहती किसी का बॉडी वेट बाहर आए।
तो जो भी हो आपका बॉडी वेट, उसका 2%, सिर्फ 2% आपका ब्रेन लेता है। सो बहुत छोटा सा ऑर्गन है, बहुत ही लाइट ऑर्गन है, ठीक है। हेवीएस्ट ऑर्गन आपको पता है क्या है आपके बॉडी में? हेवीएस्ट ऑर्गन इन योर बॉडी इज योर लिवर। लिवर इज योर हेवीएस्ट ऑर्गन। तो मैं कॉलेज के टाइम पे हम एनाटॉमी क्लासेस लेते थे, तो एनाटॉमी क्लास में हमने देखा था, मतलब लिवर दिया गया था मुझे, तो मैंने लिवर को उठाया एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ये इतना हैवी होगा। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, पता था मुझे कि वो हेवीएस्ट ऑर्गन होता है, लेकिन इतना हैवी होगा पता नहीं था। सो दैट इज द लार्जेस्ट एंड द हेवीएस्ट ऑर्गन, एंड ब्रेन बहुत छोटा होता है, 2%। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन पे आते हैं। क्या याद रखना है आपको? ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं। यू कैन डिवाइड द ब्रेन इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। करेक्ट? फोर ब्रेन फ्रंटल पोर्शन, मिड ब्रेन पीछे रहता है, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन के भी पार्ट्स होते हैं। नाउ कमिंग टू द मिड, व्हाट डू यू कॉल इट, कमिंग टू द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में आपको क्या रहता है? फोर ब्रेन में आपको सेरिब्रम दिखेगा, मिडिल में रहता है आपका मिड ब्रेन, फिर आता है आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में 3 चीजें रहती है, सेरिबेलम, मेड्यूला एंड पॉन्स। सो दीज आर द 3 पार्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन योर हाइंड ब्रेन। एंड फाइनली यू हैव द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, एंड उसके बाद डायरेक्टली ब्रेन स्टेम कनेक्ट कर देता है स्पाइनल कॉर्ड से, राइट? अब ब्रेन में और एक चीज होता है, ब्रेन में 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एक हार्मोनल ग्लैंड है, ये एक हार्मोनल ग्लैंड है, करेक्ट? एंड ये जो हाइपोथैलेमस है ये भी हार्मोन्स रिलीज करता है। सो पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन, दे रिलीज हार्मोन्स। एंड गेस व्हाट, ब्रेन बाप होता है। ब्रेन के अंदर 2 पार्ट्स है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। पिट्यूटरी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड इन आवर बॉडी, क्योंकि पिट्यूटरी बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। एंड हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी का भी बाप बोला जाता है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करती है पिट्यूटरी, सॉरी पिट्यूटरी को कंट्रोल करती है हाइपोथैलेमस। मैम ने गलत बोल दिया है गाइस, सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। सो पिट्यूटरी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। तो अगर पिट्यूटरी बेटा है तो हाइपोथैलेमस बाप है, बाप कंट्रोल कर रहा है बेटे को, करेक्ट? ठीक है, चलो नाउ कमिंग टू द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. It consists of the left and right hemisphere known as cerebral hemispheres. लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। सेरिब्रम बहुत बड़ा होता है, वो फोर ब्रेन का पार्ट है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं इनटू 2 हेमिस्फीयर्स। अब इन हेमिस्फीयर्स के बीच में, इन हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करने के लिए एक पोर्शन रहता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। बहुत बार ये फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज के तौर पे पूछे जा सकते हैं, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। तो 2 जो ब्रेन के फोर ब्रेन के मेनिंजेस होते हैं, 2 जो सेरिब्रल के हेमिस्फीयर्स होते हैं, मेनिंजेस नहीं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, सेरिब्रम के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने के लिए एक बैंड यूज होता है, कनेक्टेड बाय अ बैंड ऑफ नर्व्स, एंड दैट इज कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम, करेक्ट? नाउ कमिंग टू फंक्शंस ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है? सेपरेट एरियाज ऑफ सेरिब्रम आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल एंड साइट। तो कुछ सेंसरी ऑर्गन्स को ये कंट्रोल करते हैं, जैसे हियरिंग, स्मेल एंड साइट। इट इज ऑल्सो द साइट फॉर थिंकिंग, लर्निंग, रीजनिंग। आपका जो ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर है ब्रेन में, वो सेरिब्रम में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है? आप जब 11th एंड 12th में जाओगे आप बहुत सारे टर्म्स सीखोगे, गायरी, सल्की, ग्रूव्स, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, बहुत सारी चीजें। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर आईक्यू, थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें जो होती है ये आपके सेरिब्रम से ही कनेक्टेड होती है, ये आपके सेरिब्रम ही इन सब चीजों को कंट्रोल करते हैं, करेक्ट? थॉट, मेमोरी, बिहेवियर, एवरीथिंग। नाउ व्हेन वी कम टू दी, ये तो हो गया सेरिब्रम क्या क्या कंट्रोल करता है। सेरिब्रम कंट्रोल करता है सारे वॉलंटरी एक्शंस, मतलब रीडिंग, जंपिंग, लर्निंग, साइकिलिंग, जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं जो आपके कंट्रोल में होता है वो सब कुछ सेरिब्रम के थ्रू होता है। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ नर्वस एक्शन। एक सेकेंड, ये गलत आ गया है, ये हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट। अब कमिंग टू द मिड ब्रेन। फोर ब्रेन हमने पढ़ लिया है, अभी हमें मिड ब्रेन देखना है। मिड ब्रेन मतलब मिडिल वाला पोर्शन। मिड ब्रेन कनेक्ट्स द हाइंड ब्रेन विथ द फोर ब्रेन। तो मिड ब्रेन एक ऐसा पोर्शन होता है जो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है मिडिल में। फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन कनेक्ट करता है मिड ब्रेन, करेक्ट? इसका क्या एक्टिविटी है? कंट्रोल्स एक्टिविटीज लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आई, चेंजिंग प्यूपिल साइड एटसेट्रा। तो बेसिकली जितने भी इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं, involuntary functions, they are being controlled by the midbrain, correct? Okay, now
हाइंड ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ 3 पोर्शंस। हाइंड ब्रेन में 3 पोर्शंस रहते हैं, जैसे सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला। हाइंड ब्रेन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, पीछे का पार्ट, एकदम एंड वाला पार्ट, वहां पे 3 पार्ट्स होते हैं हाइंड ब्रेन में, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला। नाउ व्हेन इट कम्स टू द फंक्शंस ऑफ द हाइंड ब्रेन, क्या करता है? पॉन्स actually contains, regulates the respiratory system, respiratory pneumotaxic center। ये आप 11th में पढ़ोगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में, रेस्पिरेटरी न्यूमोटैक्सिक सेंटर वो प्रेजेंट होता है आपके पॉन्स में। सेरिबेलम मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड स्किल्ड मेमोरी, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, साइकिलिंग एटसेट्रा। तो आप जो नई नई चीजें सीखते हो, जैसे साइकिलिंग, वो एक नया स्किल है जो आपने सीखा, वो सब कुछ आपका सेरिबेलम कंट्रोल करता है। एंड मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस, आप कैसे चल रहे हो, स्ट्रेट चल रहे हो, ऐसे हिल डुल के चल रहे हो, जो भी आपका पोस्चर कैसा है, एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय योर सेरिबेलम, करेक्ट। अगर हम मेड्यूला की बात करें, कंट्रोल्स फ्यू ऑफ द इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक सैलिवेशन, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग एटसेट्रा। मेड्यूला क्या क्या कंट्रोल करता है? वॉमिटिंग कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, एंड अलॉन्ग विद दैट सैलिवेशन को कंट्रोल करता है, करेक्ट। Now, coming to the spinal cord. Spinal cord is a long tubular structure that extends from the hind brain downwards along the spine. Hind brain से start होता है, medulla oblongata से connect होता है brain stem. Brain stem के नीचे जो connection होता है along with the brain stem, that is called the spinal cord. Spinal cord का function, it moves downwards. उसका function क्या होता है? relay करता है, जो भी impulses आते हैं उनको distribute कर देता है। It is protected by a bony structure called the vertebral column. अब spinal cord को protect करने के लिए कौन present है? Obvious सी बात है, vertebral column present है। Now, coming to the PNS. CNS तो हमने complete कर लिया है, brain and spinal cord। अब brain और spinal cord में जो impulses आ रहे हैं मैम, वो कैसे distribute होंगे? वो distribute होंगे through your peripheral nervous system. PNS का part क्या होता है? Various nerves that arise from the brain and spinal cord together constitute the peripheral nervous system. Brain में खाना बना है, खाना बनाने के बाद सपोज रेस्टोरेंट में खाना बन रहा है, फिर जोमेटो के डिलीवरी लोग आ रहे हैं, आपने कुछ ऑर्डर किया है, तो रेस्टोरेंट में खाना बना है, उस रेस्टोरेंट से जोमेटो के जो डिलीवरी एजेंट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे खाने को आपके घर पे, दूसरे किसी के घर में, तीसरे किसी के घर में, मेरे घर में, सबके घर में। तो रेस्टोरेंट बन जाता है CNS, एंड जोमेटो के डिलीवरी एजेंट्स जो है वो क्या बन जाते हैं? दे बिकम योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, दे बिकम योर नर्व्स, एंड दीज नर्व्स आर पार्ट ऑफ द PNS। अब the communication between the central nervous system and the other parts of the body is facilitated by the PNS। तो PNS distribution में help करता है। brain से निकल के जितने भी organs यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, all of these organs, all of these parts, they are being controlled by the PNS। so brain से आपके दूसरे muscles, दूसरे organs तक जो भी चीजें पहुंचा रही है वो peripheral nervous system के parts ही पहुंचा रही है। now peripheral nervous system में based on their origin, nerves of the peripheral system are basically divided into 2 types, cranial nerves, spinal nerves। cranial nerves कौन से होते हैं? based on their origin। cranium कहाँ पे रहता है guys? you need to tell me cranial nerves का origin कहाँ से होता है, ठीक है? spinal nerve and cranial nerve का origin कहाँ से होता है? I want you guys to write in the comment box। comment box में मुझे चाहिए, मुझे दिखना चाहिए, हर एक बच्चा लिख रहा है cranial nerve, spinal nerve कहाँ से originate होता है, ठीक है? because it depends on the origin। तो आपको बताना है कहाँ पे ये फाउंड है, वेयर इज इट फॉर्म्ड एंड वेयर डज इट ओरिजिनेट फ्रॉम, करेक्ट। नाउ डिफरेंस बिटवीन द क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, यहाँ पे मैंने एक 2 पॉइंटर है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, 2 पॉइंट्स है। क्रेनियल नर्व्स दे अराइज फ्रॉम द ब्रेन, स्पाइनल नर्व्स दे अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, वेरी इजी। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होते हैं, स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब What is a nerve impulse? इतना तो हमने पढ़ लिया मैम, नर्व्स नर्व्स नर्व्स। आपने कितनी बार बोला कि जो इम्पल्स ब्रेन में स्टार्ट होता है, उस इम्पल्स को कैरी करके हम उसको रिले कर देते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मैम ये इम्पल्स क्या होता है? What is a nerve impulse? A nerve impulse is an electrical signal, electrochemical message that travels along a neuron and carries information from one part of the body to another। फिर से क्या हुआ? फिर से सपोज हम पकड़ते गुड्डू को, गुड्डू एक बच्चा है। अब गुड्डू को क्या होता है? गुड्डू है यहाँ पे, ठीक है, ये गुड्डू है। अब ये थोड़ा भोला भाला बच्चा है, इसने क्या किया? इसने यहाँ पे इसने कैंडल दिया था, ठीक है, इसको मम्मी ने कैंडल दिया था, बोला था कि गुड्डू ध्यान से रहना, अगर कैंडल के ऊपर हाथ देगा तो हाथ जल जाएगा। गुड्डू ने क्या किया? मम्मी ने जो नहीं करने के लिए बोला था, गुड्डू ने एग्जैक्टली वही किया।
व्हाट डिड गुड्डू डू? उसने सोचा कि अरे यार मुझे तो मस्ती चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे कैंडल के ऊपर ही हाथ देना है। उसने हाथ दे दिया। अब जब उसने हाथ दिया तो उसके हाथ को बर्निंग सेंसेशन फील हुआ, उसका उंगली जलने लगा, उसका हाथ जलने लगा। उसने सोचा अरे अभी हटा लेता हूँ। तो ये जो हटाया उसने, इसके लिए स्टिम्युलस क्या है, रिसेप्टर्स क्या है, इफेक्टर्स क्या है, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन उसने जो ये हाथ हटाया, क्यों हटाया? क्योंकि उसका नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ, एक इम्पल्स जनरेट हुआ, एक मैसेज जनरेट हुआ, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ जो उसके नर्व्स के थ्रू उसके ब्रेन तक पहुंचा एंड ब्रेन से फिर से उसके उंगली तक पहुंचा एंड बोला गुड्डू बेटा उंगली हटा ले, अगर उंगली नहीं हटाएगा तो फिर हाथ जल जाएगा, हटा ले। एंड उसने हटा लिया। Correct? So that is what a nerve impulse is. Where is a nerve impulse generated? A nerve impulse is generated when a receptor is stimulated. Wow guys, obvious सी बात है, when a receptor is stimulated, मतलब ये burning candle is the stimulus and आपके fingers पे, आपके skin पे receptors present होते हैं, तो receptor stimulate हुआ, स्टिम्यूलस ने रिसेप्टर को एक मैसेज भेजा, रिसेप्टर ने उसी इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज को, उसी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कैरी करके ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक लेके गया एंड फाइनली फिर से उसको वापस भेजा कि अरे हटा ले। करेक्ट? सो ऑल दिस हैपेंस एंड अ नर्व इंपल्स जनरेट्स व्हेन अ रिसेप्टर इज स्टिम्युलेटेड। नाउ कमिंग टू व्हाट इज अ साइनैप्स एंड व्हाट इज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मैंने ऑलरेडी बोला था कि जब हम न्यूरॉन का डायग्राम पढ़ रहे थे वहां पे हमने साइनैप्स देखा था, वहां पे हमने एक्सोनल एंडिंग्स में साइनैप्स देखा था। अब साइनैप्स होता क्या है? साइनैप्स इज द जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। मतलब मैम, मतलब ये है कि आपका ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। करेक्ट? एक न्यूरॉन खत्म होता है एक्सॉन टर्मिनल पे, दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है डेंड्राइट से। करेक्ट? ऐसे समझो, सपोज ये एक न्यूरॉन है। करेक्ट? ये एक न्यूरॉन है, इसके बहुत सारे लास्ट में एक्सोनल एंडिंग्स थे, एंड हो गए। अब दूसरा न्यूरॉन यहां से स्टार्ट होता है, फिर से दूसरा न्यूरॉन फिर से यहां से स्टार्ट होता है एंड उसका एक्सॉन यहां पे खत्म होता है। अब उसके ये कलर ब्लैक ही उठा लेती हूँ। अब डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी के सामने डेंड्राइट्स होते हैं। करेक्ट? यहां पे भी डेंड्राइट्स हैं, बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं एंड एक्सॉन के एंड पे ऐसे नॉब्स होते हैं, वेसिकल्स होते हैं। राइट? सो दिस इज द एक्सॉन एंड। ठीक है? दिस इज द डेंड्राइट, ये ब्लैक पोर्शन डेंड्राइट है। ठीक है? दिस इज द डेंड्राइट, this is the dendrite, that is the axon ending. So synapse is the gap between an axon and the starting of another dendrite. ये न्यूरॉन नंबर 1 है, ये न्यूरॉन नंबर 2 है। इन दोनों के बीच में जो गैप है, एक का एक्सॉन खत्म हुआ, दूसरे का डेंड्राइट स्टार्ट होता है, इन दोनों के बीच में जो गैप है that is actually called a synapse. Correct? It is a small gap through which nerve impulses are transmitted using chemical substances called neurotransmitters. अब मैंने बताया था न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। न्यूरोट्रांसमीटर्स में एक एग्जांपल होता है एसिटाइल कोलिन, वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज एसिटाइल कोलिन। अच्छे से याद रखना नाम को, एसिटाइल कोलिन। करेक्ट? अब कैसे दिखते हैं मैम? दे लुक समथिंग लाइक दिस। दिस इज द एक्सोनल टर्मिनल, ये एक्सॉन का एक टर्मिनल है जो हमने जूम करके देखा है। उसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं। उन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या होता है? उन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं। सो व्हाट हैपेंस, वो जब बर्स्ट करते हैं, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स बर्स्ट करते हैं, फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स सिग्नल्स, मैसेजेस पहुंचा देते हैं टू द रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। अब ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे प्रेजेंट है।
ये एक्सोनल एंडिंग है, ये डेंड्राइट है, यहां से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं एंड यहाँ के डेंड्राइट्स के रिसेप्टर सेल्स पे जाके अटैच हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द इम्पल्स इज सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर न्यूरॉन. करेक्ट, वेरी इजी. नाउ लेट्स कम टू न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन. Neuromuscular junction is the junction between a motor neuron and a muscle fiber. Neuromuscular junction. Understand the word neuromuscular मतलब nerves भी रहेंगे, muscles भी रहेंगे. तो neuromuscular junction का मतलब क्या होता है? Is the junction between the motor neuron. motor neuron जो है आपका, उस न्यूरॉन से स्टार्ट करके आपके मसल फाइबर तक, आपके मसल फाइबर के बीच में जो जंक्शन है उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन. इट हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द न्यूरॉन टू द मसल कॉजिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. वेरी गुड, ऐसा दिखता है. सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे आपके साइनेप्टिक क्लेफ्ट से रिलीज हुए आपके जितने भी एसिटाइल कोलिन, जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स थे. अब वहां से मोटर न्यूरॉन खत्म होता है एंड उसके बाद मसल का लेयर स्टार्ट होता है, मसल का सेल स्टार्ट हो जाता है. तो न्यूरॉन और मसल के बीच में जो जंक्शन है उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन. वेरी गुड. नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, जो स्लाइड हमने गलती से पहले देख लिया था. When we talk about the types of neurons, there are mainly three types. Number one, sensory neurons. Number two, interneurons. Number one, sensory. Number two, inter. And number three, motor neurons. अब sensory neurons क्या होते हैं मैम? Sensory का मतलब होता है sense करना. I can sense something, मतलब sense कर रहे हैं. What do you mean by sensing मैम? Sensory neurons ये neurons होते हैं जो stimulus को directly take in करते हैं, जो stimulus को take in करते हैं, that is called the sensory neuron. Carry impulses from the receptors or sense organs to the brain and spinal cord. Again हम गुड्डू का एग्जाम्पल अगर सोचे, गुड्डू ने कैंडल के ऊपर हाथ रखा, उसके स्किन के रिसेप्टर सेल्स, उसने क्या किया, रिसेप्टर ने फील किया कि हाँ हाथ को तो गर्मी लग रही है, मेरी शायद उंगली जल जाएगी. गुड्डू को फील हुआ. गुड्डू के सेंसरी न्यूरॉन्स ने क्या किया, इस सेंस को, जो भी गुड्डू ने सेंस किया, वो पेन सेंस किया उसने कि हाँ गर्मी लग रही है, उसको ट्रैवल करवाती है सेंसरी न्यूरॉन्स, ट्रैवल करवाती है हाथ से लेके वो कहाँ पे जाती है, स्पाइनल कॉर्ड तक. स्पाइनल कॉर्ड में जाने के बाद क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड मैसेज भेजता है कि अरे ये तो गुड्डू के लिए हार्मफुल है, गुड्डू को बोल हाथ हटाने के लिए. तो स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड से वापस ऐसे नहीं आता, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो जाता है एंड फाइनली गुड्डू को बोलते हैं अरे गुड्डू हाथ हटा दे, नहीं तो तेरा हाथ जल जाएगा. एंड दिस इज सुपर फास्ट, रैपिड फास्ट, विद इन मिली सेकेंड्स. एंड जब गुड्डू को फील होता है कि हाँ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने सिग्नल भेज दिया कि भाई इसको हटा ले, तो आपका गुड्डू क्या करता है, गुड्डू हाथ को हटा देता है. सो सेंसरी न्यूरॉन्स आर द एफरेंट न्यूरॉन्स. एफरेंट, ए वर्ड यूज करना है, एफरेंट न्यूरॉन्स, जो सिग्नल को, इम्पल्सेस को ट्रैवल करके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है. And when we talk about the motor neurons, these are called the efferent neurons. मोटर न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं efferent neurons. करेक्ट, वो efferent, ये efferent. इसका काम क्या होता है, कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स. तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आपके मसल तक पहुंचाता है. तो सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स आर एक्चुअली ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर. वेरी गुड. इंटरन्यूरॉन क्या होता है मैम, इंटरन्यूरॉन बीच में बैठा रहता है, जो उन दोनों के बीच में कनेक्शन है. So the connection between a motor and a sensory neuron is actually an interneuron. Correct? They are present in CNS and serve as a link between sensory and motor neurons. यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है. This is the sensory neuron. This is the interneuron. तो interneuron क्या करता है, interneuron उन दोनों के बीच में कनेक्शन बिल्ड करता है. करेक्ट. अब आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन पे. What do you think is a reflex action? Reflex action is your action जब आप हाथ को हटा लेते हो. Your response, that is called your reflex action. If thinking part of the brain is to instruct muscles to move, nerves must carry this signal to different parts of the body, which is complex and time consuming. अब ब्रेन को जब सोचना पड़ रहा है, ब्रेन का काम होता है सोचना. करेक्ट, ब्रेन सबसे इंटेलिजेंट पार्ट है आपके ह्यूमन बॉडी का, तो ब्रेन सोच रहा है. अब सोचने के बाद ब्रेन जब इंस्ट्रक्शन भेजेगा कि हाँ ये गलती कर रहा है, इसका हाथ हटाने के लिए बोल, गुड्डू का हाथ जल जाएगा, उसको बोल हाथ हटाने के लिए, तो ब्रेन जब ये सिग्नल भेज रहा है, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है ब्रेन के लिए, क्योंकि ब्रेन तो बहुत सारी और चीज़ें कर रही है, वो तो और भी इंटेलिजेंट चीज़ें सोच रही है, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. इसीलिए
nerves from all over the body meet in the spinal cord on their way to the brain. जब nerves brain तक पहुंच रहे वो तब स्पाइनल कॉर्ड से होके ही जाते हैं. वो स्पाइनल कॉर्ड के वहां पे सारे नर्व्स जैसे इकट्ठा होके मीट करते हैं. ठीक है, वो सारे नर्व्स ऐसे मीट करते हैं. जैसे ऐसे सोच लो, सपोज आपको प्रिंसिपल के पास जाना है, स्कूल में प्रिंसिपल के पास जाना है. आप क्या करोगे, आप टीचर से निकलोगे, क्लासरूम से आप निकले, फिर आप प्रिंसिपल तक पहुंचने से पहले बहुत सारे और स्टूडेंट्स एंड क्लासमेट्स एंड दोस्तों को कलेक्ट कर लेते हो कि चल चल तू भी चल, चल चल तू भी चल, हमें कंप्लेन करना है, सब चलते हैं, साथ में चलते हैं. करेक्ट. तो वो साथ में जब आप इकट्ठा होते हो, वैसे ही नर्व्स ब्रेन में पहुंचने से पहले स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जब जाते हैं तो वो इकट्ठा हो जाते हैं. एंड जब वो इकट्ठा हो जाते हैं वहां पे स्पाइनल कॉर्ड से इमीडिएट रिएक्शंस देते हैं. जैसे कि गुड्डू ने जब हाथ रखा, गुड्डू ने जब फिंगर को कैंडल के ऊपर रखा तो उसको सेंस हुआ कि हाँ गर्मी लग रही है यार. तो वो जो गर्मी का सेंस हुआ एंड उसने जो हाथ हटाया, ये जो हाथ हटाने का कमांड था ये उसके स्पाइनल कॉर्ड से आया, ये ब्रेन से नहीं आया है. क्यों? क्योंकि ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंचा ही नहीं है. हमें बहुत रैपिड, बहुत फास्ट सिग्नल पहुंचाना है. तो क्या हुआ, तो इसीलिए उसके नर्व्स, उसके सेंसरी न्यूरॉन्स जाके स्पाइनल कॉर्ड के गुच्छे में मिल गए. वहां पे उसको मोटर न्यूरॉन मिला. उसने मोटर न्यूरॉन को बोला भाई 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 प्लीज जल्दी से गुड्डू को बचा ले, उसका हाथ जल जाएगा. मोटर न्यूरॉन ने उसको ब्रेन तक नहीं भेजा. उसने बोला कि हाँ यार सही बोल रहा है, जल्दी से इसको मैसेज भेज देता हूँ कि इसको हटाना चाहिए. तो वो जो इम्पल्स जनरेट हुआ, वो जो कमांड जनरेट हुआ, वो जनरेट हुआ है उसके स्पाइनल कॉर्ड से. क्लियर? एंड दैट एंटायर थिंग इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन. The automatic, involuntary and sudden mechanical response of the body to a stimulus is called reflex action. जैसे कैक्टस के ऊपर आपकी उंगली लगेगी तो आपकी उंगली को क्या होगा, ब्लड विल कम आउट, चोट लग जाएगी आपको, तो आप क्या करोगे, जल्दी से हाथ हटा दोगे. कैक्टस में गलती से भी लग गया तो आप जल्दी से हाथ हटा दोगे. सो दैट ऑटोमेटिक, इनवॉलंटरी, सडन मैकेनिकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिम्युलस, दैट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन. जैसे इस पिक्चर में भी गर्म पैन था, आपने उसको गलती से हाथ दे दिया, विदाउट वेयरिंग अ ग्लव आपने गलती से गर्म चीज को पकड़ लिया तो आपका हाथ जल जाएगा, इसलिए आप जल्दी से उसको फेंक दोगे. सो दैट सडन इनवॉलंटरी मूवमेंट, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन. वेरी नाइस. अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है मैम? सेम चीज जो अभी मैम ने समझाया कि आपके सेंसरी न्यूरॉन से स्टार्ट होके आपका सिग्नल जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में नहीं जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में. स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन्स उसको कलेक्ट करेंगे एंड उसको कलेक्ट करके कहाँ पे भेजेंगे, आपके इफेक्टर मसल पे, ताकि आप उसको हटा सको. सो व्हाट विल बी दी मूवमेंट? सो मूवमेंट ऐसा होगा, सेंसरी. ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रुको, आई विल राइट इट हियर. यहाँ पे नहीं, मैं इधर लिख देती हूँ. सॉरी, ये गलत चीज ले लिया मैंने. यस, यहाँ पे. सो व्हाट विल बी द मूवमेंट? रिफ्लेक्स आर्क जब हम पढ़ते हैं, रिफ्लेक्स आर्क में मूवमेंट क्या होगा ऑफ द इम्पल्स? स्टिम्युलस था यहाँ पे, स्टिम्युलस. ठीक है, फिर स्टिम्युलस से होके ये जाएगा आपके सेंसरी न्यूरॉन पे. उससे पहले हम रिसेप्टर्स लिख देते हैं, रुको, वील राइट रिसेप्टर्स हियर. स्टिम्युलस पहुंचा रिसेप्टर्स पे. ठीक है, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन ने उसको कलेक्ट किया, सेंसरी न्यूरॉन ने उसको कलेक्ट कर लिया. सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ पे जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन से वो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में. वहां पे उसको मोटर न्यूरॉन्स मिलेंगे. मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स क्या करेगा? वो इफेक्टर तक पहुंचाएगा. एंड इफेक्टर तक जब पहुंचाता है उसके बाद आप रिएक्शन या फिर रेस्पॉन्स देखते हो. वेरी इजी. आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन.
आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है. सबसे पहले स्टिम्यूलस रिलीज होता है, स्टिम्यूलस जनरेट होता है, स्टिम्यूलस जाता है रिसेप्टर पे, रिसेप्टर के वहां से सेंसरी न्यूरॉन कलेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है. स्पाइनल कॉर्ड में मोटर न्यूरॉन्स है, मोटर न्यूरॉन्स क्या करता है, इफेक्टर मसल तक पहुंचाता है इम्पल्स को, एंड इफेक्टर मसल ने जो रिएक्शन दिया है वो आपका रिस्पॉन्स होता है एंड आप फाइनली रिएक्ट करते हो. करेक्ट. सो ऑन टचिंग द कैक्टस नीडल, signals detected by pain receptors in the skin and carried to the spinal cord via the sensory neuron, that is actually called your reflex arc. I hope it is very clear for everyone. Now, what are the functions of the nervous system? Obviously बात है, number one, to control and coordinate the movement of your body, to control and coordinate all the functions of the body. Number two, it receives the information from the environment and various body parts, एनालाइजेस द इंफॉर्मेशन एंड रिएक्ट्स अकॉर्डिंगली. तो बॉडी में रिएक्शन जनरेट करवाता है, मसल्स कैसे मूव करेंगे वो डिसाइड करता है नर्वस सिस्टम. अलॉन्ग विद दैट आपके बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं इन सबको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी नर्वस सिस्टम को दिया जाता है. वेरी गुड. नाउ अभी हम आ जाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम पे. नर्वस सिस्टम खत्म हो चुका है, न्यूरल कंट्रोल खत्म हो चुका है. अब केमिकल कंट्रोल थोड़ा देख लेते हैं. केमिकल कंट्रोल में मैंने बोला था हार्मोन्स रिलीज होते हैं. अब मैम ये हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स है? बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स है. नंबर वन जो आपके ब्रेन में था हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज करता है जिसका काम क्या है, स्टिम्युलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द हार्मोन्स. मैंने क्या बोला था, पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं. इन हार्मोन्स को कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस. तो हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिम्युलेट करते कि भाई पिट्यूटरी तू जाके और हार्मोन्स निकाल दे. सो हाइपोथैलेमस का काम होता है स्टिम्युलेट करना पिट्यूटरी को. पिट्यूटरी से हार्मोन कौन सा रिलीज होता है? ग्रोथ हार्मोन. और भी बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं. ग्रोथ हार्मोन इज वन सच हार्मोन. अब ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? कंट्रोल्स ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स. अगर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाता है तो बॉडी में जाइजेंटिज्म हो जाएगा, बहुत लंबे हो जाओगे आप, यू विल लुक लाइक अ जाइंट. एंड अगर कम होता है तो आपको ड्वार्फिज्म हो जाएगा, यू विल कम आउट एज अ ड्वार्फ. बहुत ही छोटे, वो स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स, वैसे छोटे छोटे 7 ड्वार्फ्स की तरह आप भी बन जाओगे अगर ग्रोथ हार्मोन लेस सिक्रीट हुआ. अगर हाई सिक्रीट हुआ तो गलीवर्स ट्रैवल्स के जाइंट की तरह बन जाओगे, एंड अगर कम रिलीज हुआ तो स्नो वाइट के ड्वार्फ की तरह बन जाओगे. करेक्ट. पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड भी ब्रेन में प्रेजेंट होता है एंड ये मेलाटोनिन रिलीज करता है. मेलानिन नहीं, मेलाटोनिन. मेलाटोनिन क्या करता है? ये आपके स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, सर्काडियन रिदम को रेगुलेट करता है. कितने टाइम आप सोते हो, कब उठते हो, ये सब स्लीप वेक साइकिल, बायोलॉजिकल क्लॉक को मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, वो कंट्रोल करता है. थायराइड ग्लैंड क्या करता है? थायरॉक्सिन रिलीज करता है. थायरॉक्सिन का काम होता है रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ इन द बॉडी. आयोडीन डेफिशिएंसी कॉजेज गॉइटर. ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो. गॉइटर इज यहाँ पे आपके थायराइड ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बिहाइंड योर व्हाट डू यू कॉल इट, ये आपके फूड पाइप के पीछे यहाँ पे ऐसे दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया के दोनों साइड पे. तो क्या होता है वहाँ पे, रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म एंड द ग्रोथ ऑफ द एंटायर बॉडी. पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथ हार्मोन रिलीज करता है, मेंटेन्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल्स इन द ब्लड. पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है, रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल. डेफिशिएंसी कॉजेज डायबिटीज मेलिटस. तो यहाँ पे और भी बहुत सारे हार्मोन्स दिए गए हैं, ऑर्गन्स दिए गए हैं, ग्लैंड्स दिए गए हैं. यू नीड टू लर्न कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है एंड उनका फंक्शन क्या होता है. सो मेक श्योर यू आर टेकिंग अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ले लिया सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट. मूव ऑन. अब कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं. कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की जब हम बात करते हैं, इट इज ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन. बेटा प्लांट्स में नर्वस या फिर इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन होता ही नहीं है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनमें सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन है, मतलब उनमें सिर्फ हार्मोन्स रिलीज होंगे. अब प्लांट्स के जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होते हैं, प्लांट्स के कोऑर्डिनेशन दो तरीके के होते हैं. वन इज द ट्रॉपिक मूवमेंट, वन इज द नेस्टिक मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है डायरेक्शन डिपेंडेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे कि आपका फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, ये सारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स है. लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नो डायरेक्शन, जब कोई भी मूवमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, उसको हम नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं. ठीक है, ऐसे याद रखो कि
जो भी अगर डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे उसको हम ट्रॉपिक बोलेंगे, ठीक है। जो भी नहीं डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे मतलब वो डायरेक्शन में विश्वास नहीं करते, दीज प्लांट्स या फिर दीज थिंग्स, दीज प्लांट्स विच डू नॉट बिलीव इन डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड नास्टिक। वो नास्टिक मूवमेंट शो करते हैं। नास्तिक जैसे भगवान में बिलीव नहीं करते, वैसे ही जो नास्तिक होते हैं वो भगवान में बिलीव नहीं करते, वैसे ही नास्टिक मूवमेंट वाले प्लांट्स दे डू नॉट बिलीव इन डायरेक्शन, वो डायरेक्शन लेस होते हैं, वो डायरेक्शन की तरफ नहीं चलते, करेक्ट। सो डायरेक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन these nastic movements, they do not depend on the direction of the stimulus, correct। ट्रॉपिक मूवमेंट के एग्जांपल्स क्या होता है? ट्रॉपिक मूवमेंट के एग्जांपल्स होते हैं ये फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, दीज आर ऑल ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो डायरेक्शनल ग्रोथ होता है, करेक्ट। जैसे फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है? लाइट की तरफ मूव करता है, लाइट की तरफ मूव करता है, इसमें भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। आपके फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। जैसे अगर हम फोटोट्रॉपिज्म की बात करते हैं, 1 सेकेंड कलर चेंज कर लेती हूँ। यस, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है? स्टिम्युलस इज लाइट, योर प्लांट मूव टूवर्ड्स द लाइट, मूव टूवर्ड्स लाइट, करेक्ट। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, इट कैन आइदर बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव होता है शूट्स में, शूट, व्हाई? शूट मूव्स टूवर्ड्स सन। नेगेटिव कहां पे होता है? नेगेटिव होता है रूट्स में, रूट्स मूव अगेंस्ट सन, अगेंस्ट सन। हाउ मैम? हाउ? लेट्स अंडरस्टैंड। हाउ का आंसर भी अभी मैम ही देगी आपको। दिस इज अ प्लांट, यहाँ पे एक प्लांट है, करेक्ट, यहाँ पे एक प्लांट है। अब यहाँ पे हमारे सूर्य देव है, दिस इज आवर सन, राइट। दिस इज द shoot of the plant. This shoot of the plant, it is moving towards the sun, sun की तरफ मूव कर रहा है। So obvious सी बात है, shoot will show positive geotropism, it will show positive phototropism, geotropism नहीं, positive phototropism। क्यों? क्योंकि shoot light की तरफ मूव कर रहा है, so it will show positive। and इसी प्लांट के नीचे रूट्स रहते हैं, नीचे आपको रूट्स मिलेंगे, these roots they are doing what? roots are going against light, वो लाइट की तरफ नहीं मूव कर रहे, वो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दैट इज वाई रूट्स शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। एंड अगर हम जियोट्रॉपिज्म की बात करते हैं, जियोट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी, ग्रेविटी हमें नीचे खींच के रखती है इसीलिए हम चल पा रहे हैं, सो ग्रेविटी पुल्स थिंग्स डाउनवर्ड्स। सो जियोट्रॉपिज्म में भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जियोट्रॉपिज्म में रूट्स शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म क्योंकि रूट्स नीचे की तरफ मूव करते हैं, एंड शूट्स गो अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे बुला रही है लेकिन शूट ऊपर जा रहा है, तो इसीलिए शूट्स शो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। वैसे ही हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है, कीमोट्रॉपिज्म होता है, थिग्मोट्रॉपिज्म होता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट टुवर्ड्स डायरेक्शन होता है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नास्टिक मूवमेंट्स मतलब डायरेक्शन लेस मूवमेंट्स, करेक्ट। ये कैसे होते हैं? थिग्मोनास्टी, टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा पुडिका टच मी नॉट प्लांट होता है। टच मी नॉट प्लांट को जब आप टच करते हो तो उसके लीव्स फोल्ड हो जाते हैं। अब ये जो फोल्डिंग होता है ये किसी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, आप किसी भी डायरेक्शन से प्लांट को पकड़ोगे, प्लांट को छुओगे तो वो ऐसे फोल्ड हो ही जाएगा, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। सिमिलरली फोटोनास्टी, फ्लावर्स ओपन इन लाइट एंड क्लोज इन द डार्क, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो दिन के टाइम खुलते हैं, रात के टाइम बंद हो जाते हैं। अब इनमें क्या क्लॉक फिट किया हुआ है?
नहीं. हाउ डू दे वर्क? दे आर फोटोनेस्टिक, मतलब लाइट इज द स्टिम्युलस फॉर देम. लाइट मिलता है तो खुलते हैं, लाइट नहीं मिलता है तो बंद हो जाते हैं. एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी डायरेक्शन. ऐसा नहीं है कि इस डायरेक्शन से लाइट गिरेगा तो ही खुलेगा, इस डायरेक्शन से लाइट गिरेगा तो ही बंद होगा. नो, from any direction, so it does not depend on the direction, that is why it is a nastic movement. वैसे ही निक्टिनेस्टी, सीज्मोनेस्टी, थर्मोनेस्टी, बहुत सारी चीजें होती हैं. सो मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग ऑल ऑफ दीज. सब इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो एग्जाम्पल्स याद रखोगे तो इनफ है. एंड फाइनली लास्टली कमिंग टू द प्लांट हॉर्मोन्स. यहाँ पे भी मैम ने क्या किया है, जितने भी ट्रॉपिक मूवमेंट्स थे उनके स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स को लिख दिया है कि रूट्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, शूट्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ये भी मैम ने दे दिया है. फाइनली कमिंग टू द प्लांट हॉर्मोन्स, लास्ट टॉपिक, प्लांट हॉर्मोन्स एंड उनके फंक्शन. प्लांट में बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं. क्यों? क्योंकि सिर्फ केमिकल एक्शन ही होता है, सिर्फ केमिकल इंपल्सेस ही जनरेट होते हैं, सिर्फ केमिकल कंट्रोल ही होता है प्लांट्स में. अब ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है विच प्रोमोट्स सेल इलोंगेशन एंड ग्रोथ ऑफ द शूट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म. ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से प्लांट हाइट में ग्रो करता है, प्लांट का शूट लंबा होता है. एंड दिस ऑक्सिन एक्चुअली हेल्प्स इन जियोट्रोपिज्म एंड इन फोटोट्रोपिज्म. ऑब्वियस सी बात है. जिबरेलिन एक ऐसा प्लांट हार्मोन होता है विच स्टिम्युलेट्स स्टेम इलोंगेशन, सीड जर्मिनेशन एंड फ्रूट डेवलपमेंट. यू नीड टू लर्न दीज फंक्शंस. जिबरेलिन क्या करता है? सेल को इलोंगेट करने में हेल्प करता है, स्टेम को इलोंगेट करने में हेल्प करता है, सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है, फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है. साइटोकाइनिन क्या होता है? साइटोकाइनिन प्रोमोट सेल डिविजन एंड डिलेज एजिंग ऑफ लीव्स. साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिविजन में हेल्प करेगा, प्लांट के सेल डिविजन में हेल्प करता है. अलॉन्ग विद दैट लीव्स जो ग्रीन से येलो बन के मर जाते हैं उनके एजिंग को कम करने का ट्राई करते हैं. Abscisic acid, growth inhibiting hormone, induces dormancy and causes closes stomata during water stress. Abscisic acid एक ऐसा हार्मोन है जो प्लांट के ग्रोथ को बंद करता है, जो प्लांट के ग्रोथ को होने नहीं देता है. ऑक्सिन प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करता है, एब्सिसिक एसिड प्लांट के ग्रोथ को बंद करके रखना चाहता है, वो प्लांट को ग्रो नहीं करने देना चाहता है. करेक्ट, वो सीड को डॉर्मेंट स्टेट में ही रहने देना चाहता है, सीड को जर्मिनेट नहीं करने देता है. एंड फाइनली कमिंग टू इथिलीन. इथिलीन सबको पता ही होगा, प्रोमोट्स फ्रूट राइपनिंग एंड लीफ फॉल. सो इथिलीन का काम होता है फ्रूट के राइपनिंग को जल्दी से करवाना. मैंगोज, कच्चे मैंगो है, उनको पक्का बनाने में इथिलीन का काम होता है. Correct? So these are the different hormones present in the plant that are given in your NCERT and they are very important. And with that we have completed the entire chapter of control and coordination. हमने सब कुछ देख लिया है, humans से start करके plants तक. humans में nervous and केमिकल दोनों ही हमने कवर किया है. केमिकल में कितने हार्मोन्स होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होता है वो देख लिया है. नर्वस में नर्व का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, कितने नर्व्स होते हैं, एवरी सिंगल थिंग वी हैव कवर्ड. टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सब कुछ. एंड फाइनली जब हम प्लांट्स में आते हैं वहां पे भी हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन देखा है, अलॉन्ग विद दैट हार्मोन्स देखा है प्लांट्स का, एंड कैसे टाइप के मूवमेंट्स होते हैं वो भी देख लिया है. सो विद दैट द क्लास कम्स टू एन एंड. थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग. आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर. मेक श्योर दैट यू लाइकिंग, कमेंटिंग, सब्सक्राइबिंग to this channel and वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना. All the best guys, bye bye. We'll meet again next week with one more chapter. Take care, all the best, bye.